चैप्टर को शुरू करने से पहले आज आपको एक महान आदमी के बारे में बताते हैं। वो महान इंसान कौन था? आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाम है उनका मिसाइल मैन। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये इनके पीछे की स्टोरी पहले जानते हैं। देखो 1980 में इसी बंदे को सबसे पहले मिसाइल मैन बोला गया, क्योंकि उस समय ये जो हमारी मिसाइल बनाने वाला जो सिस्टम था, अनुसंधान केंद्र था, वहाँ के ये चेयरमैन बने थे और उन्होंने सफलतापूर्वक कई सारी मिसाइल्स देश को दी थी। जैसे कि आपकी ब्रह्मोस हो जाती है, ब्रह्मोस हो जाती है, पृथ्वी हो जाती है, ठीक है, और त्रिशूल हो गई, आपकी त्रिशूल हो गई, और इस तरीके से बहुत सारी लगभग 5-6 मिसाइल्स का निर्माण इनके ही निरीक्षण में हुआ था। अब इनके पीछे की कहानी देखते हैं तो कहते हैं कि बचपन में ये बहुत सारे काम किए। जैसे कि इनका जो जन्म था वो आपका 1931 में हुआ था, 15 अक्टूबर को। कब पैदा हुए थे? 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए थे। इसलिए 9 अक्टूबर को इनका 15 अक्टूबर को इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। 1931 को ये रामेश्वरम में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? रामेश्वरम। कहाँ ये? तमिलनाडु में। ठीक है, रामेश्वरम का मंदिर भी बहुत फेमस है। देखा होगा जो मूवीज़ होती हैं साउथ की, उनमें खूब बड़ा सा लंबा सा मंदिर दिखाते हैं। ठीक है, तो वो रामेश्वरम का मंदिर है। अब ये कैसे पढ़ाई करते थे ये पहले जानो। ये क्या करते, इनके पिताजी क्या थे? मल्लाह थे। क्या थे? मल्लाह। मल्लाह का काम क्या होता है? नाव को खेना, सवारियों को ले जाना। तो ये क्या करते थे, जब ये 12th में पढ़ते थे, यानी कक्षा 12 में पढ़ते थे, तो अपने पिताजी का काम में हाथ बटाने लगे थे। ये क्या करते कि जब यात्रियों को ले जाते थे अपने नाव में बिठा करके, तो जैसे कि ले जाने के बाद जब वो मंदिर में छोड़ देते थे, तो मंदिर क्या था? काफ़ी बड़ा था। अच्छा, भक्त लोग क्या करते थे? मंदिर की कम से कम 7 बार परिक्रमा करते थे। तो जब तक वो भक्त लोग 7 बार परिक्रमा करते, तब तक लगभग 1-आधा घंटा तो हो ही जाता था, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा परिसर था। भक्तगण देख करके आते थे, नाव में बैठते थे, फिर उनको वापस ले जाना पड़ता था। तो क्या करते ये, जब तक वो लोग वहाँ घूमते टहलते दर्शन करते, तब तक APJ अब्दुल कलाम नाव में बैठे बैठे फिजिक्स की किताब पढ़ा करते थे, भौतिक विज्ञान की किताब पढ़ा करते थे। ठीक है, और इस तरह वो रोज़ पढ़ते रहे। कहते हैं कि बचपन में उन्होंने अखबार बांटने का भी, अखबार बेचने का भी साइकिल से काम किया, और इस तरीके से अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला और ख़ुद पढ़ा। क्योंकि एक मल्लाह कितना गरीब हो सकता है आप समझ सकते हैं। खुद अपने पैसे से पढ़ाई की और मेहनत किया, और आज हम सभी लोग उनको इतिहास के पन्नों में याद करते हैं। बाकायदा देखो लिखा है, पढ़ते हैं कितनी मेहनत की उस बंदे ने, अपने दम पे कुछ किया उसने, ना कि पिताजी के पैसे पे। हालांकि पापा ने भी उनकी बड़ी हेल्प की होगी, लेकिन उन्होंने अपने ही पैसे से जो कुछ किया, कमाया, बढ़िया से पढ़े लिखे। और देखो पढ़ने की लगन देखो कि वो दर्शन कर रहे हैं और वो नाव में फिजिक्स की किताब पढ़ रहे थे, और वही आगे चलकर क्या कहलाए? 1980 में मिसाइल मैन कहलाए। और उन्होंने हमारे देश को बहुत सारी मिसाइल्स दी, जैसे ब्रह्मोस, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग। ठीक है, ये भी एक मिसाइल है, नाग। तो ये शुरुआती दौर में ये उस समय का सिस्टम है जब हमारा भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। रक्षा के जो वेपन्स होते थे वो अदर देश से, रूस वगैरह से, अमेरिका वगैरह से खरीदे जाते थे। इन्हीं के संरक्षण में सबसे पहले भारत में मिसाइल बनी, और भारत मिसाइल के क्षेत्र में, परमाणु के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। समझे? तो ये थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और आगे चलकर ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने। कौन से? 11वें राष्ट्रपति भी बने थे ये। तो ये था एक महान इंसान की स्टोरी। मैंने ओपनली आपको बताया है, आप इसको अच्छे से पढ़कर इनके बारे में अच्छे से जानिएगा, तो और भी मज़ा आएगा पढ़ने में। बहुत मोटिवेशन मिलता है इनको पढ़ने से।
ये थे हमारे APJ अब्दुल कलाम, जो कि अपने पैसे से पढ़ करके, अपनी मेहनत से पढ़ करके सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जाने गए। ये जो है अपने पॉइंट पर शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ये आज का मोटिवेशन था। आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जाना, और लगभग अब रोज़ आपको ऐसी ही एक महान व्यक्ति की स्टोरी हम सुनाया करेंगे। इससे आपको इतिहास के बारे में भी पता होगा, ठीक है, और दूसरी बात ये आपको थोड़ा सा हौसला भी मिलेगा, है कि नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो देखिए आप लोग एक्सरसाइज अपना खोल लीजिए, पेज नंबर 28 पे है आपका एक्सरसाइज 1.1 1.5, एक्सरसाइज 1.5, पेज नंबर आपका है 28। संख्या पद्धति नाम का चैप्टर चल रहा है। 1.5 आज शुरू करने वाले हैं। पहला प्रश्न कहता है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं, कौन कौन अपरिमेय हैं। ठीक है, आपको चेक करना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। तो इसमें देखो ये क्या है, एक पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक है, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक बात याद रखना हमेशा कि जब किसी पूर्ण अंक से अपरिमेय संख्या को माइनस किया जाता है तो हमेशा संख्या जो उत्तर आता है वो क्या आता है, हमेशा घटाने पर। जब इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर जो उत्तर मिलता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी, यानी कि ये क्या है, बोलो, ये एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत समझ में आ गया। जब किसी पूर्णांक से अपरिमेय संख्या को माइनस किया जाता है तो उत्तर क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो इसमें कोई डाउट तो है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, सेकंड क्वेश्चन इसी का क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर बन रहा है, माइनस रूट 23। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया। भाई ये प्लस का रूट 23 है, समझ रहे हो अच्छे से, और ये माइनस का रूट 23 है। कहने का मतलब इसका ये है कि रूट 23 मैंने आपको दिया और बाद में रूट 23 आपसे ले लिया, तो आपके पास तो जीरो ही बचा, बचा कि नहीं बचा, समझ में आई बात। जैसे ये ऐसे ही होता था, जैसे प्लस का x माइनस का x हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, दोनों बराबर दिख रही हैं, दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगी, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। या काट भी सकते हैं हम इनको इस तरीके से। तो हमारे पास जो उत्तर मिला वो क्या मिला, 3। 3 क्या है, एक पूर्णांक है, और जो पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों, क्योंकि इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा q, और वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है वे क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। आई बात समझ में। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है इसी का, थर्ड क्वेश्चन है, इधर देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, क्लियर समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका तीसरा, ये है 2 रूट 7 अपॉन में है 7 रूट 7। यहाँ से देखो 7 1 जा 7, रूट 7 1 जा रूट 7, ठीक है। और जब हम 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 2 1 जा 2 ही आएगा, और यहाँ 7 1 जा 7 ही आएगा। इसको मान सकते हैं p, इसको मान सकते हैं q। p बटे q के रूप में कौन लिखी जाती है, परिमेय संख्या। तो ये पता होगा ये भी क्या होगी आपकी, परिमेय होगी। ठीक है, रैशनल नंबर होगा ये, समझ में आई बात, ये हो जाएगा रैशनल नंबर। अब देखते हैं अगला जो कि है हमारा 1/√2। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक, ये इंटीजर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, मतलब अपरिमेय संख्या। तो एक बात हमेशा याद रखो,
जब कभी किसी इंटीजर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। मतलब कहने का ये कि जब किसी पूर्णांक संख्या को, पूर्ण अंक को, ये पूरा अंक है एक, लेकिन ये पूर्णांक नहीं कहा जा सकता, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब कभी हम पूर्णांक को अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं, ये भाग का तो निशान है, भाग करते हैं, तो जो उत्तर आता है वो उत्तर क्या आता है, उत्तर जो आपका आता है वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इस वजह से ये भी हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। इसके बाद में बात करते हैं 2 पाई की, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट 5th 2 पाई। यहाँ से देखो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। और जब किसी पूर्णांक को, ये क्या है, पूर्णांक है, जब किसी पूर्णांक को किसी अपरिमेय संख्या से गुणा कराते हैं, मल्टीपल कराते हैं, यहाँ मल्टीपल करा रहे हैं ना, जब किसी अपरिमेय संख्या का मल्टीपल किसी इंटीजर यानी कि पूर्णांक से कराते हैं तो उत्तर जो आता है वो अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आई बात? जब उत्तर अपरिमेय संख्या आएगा यानी कि ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको सबको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखो आपको सरल करना है, कठिन है ना, ये कठिन दिख रहा है, इसको सरल बना देना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। 3 + √3 × 2 + √2, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। देखो सिंप्लीफिकेशन करने के आपके 2 रूल हो जाते हैं। एक तो आपका हो जाता है फॉर्मूला से, ठीक है, मतलब सूत्र विधि। एक होती है आपकी सूत्र विधि, जिसको शुद्ध भाषा में सर्वसमीका मेथड, सर्वसमीका विधि भी कहते हैं, ठीक है। सूत्र को सर्वसमीका ही कहा जाता है। सर्वसमीका विधि कहो या सूत्र विधि कहो, फार्मूला मेथड कहो, सब एक ही है। अब दूसरा आपका हो जाता है जिसको हम कहते हैं साधारण विधि या गुणनखंड विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि। खंड नहीं लगाएंगे, गुणन विधि केवल लिखेंगे, गुणन विधि, ठीक है। इसमें गुणन विधि आपकी सिंपल है और फार्मूला मेथड थोड़ा सा टफ बैठता है, बाकी सिंपल वो भी है, ठीक है। फार्मूला मेथड क्या टफ हो जाता है, उसमें आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। किस प्रकार से लगेगा, देखो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे गुणन विधि से। कौन सी विधि से? गुणन विधि, यानी कि मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड क्या होगा, समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। अगर अच्छे से समझोगे तो सरल ही लगेगा। देखो ये लिखा हुआ है 3 + √3, एक बार फिर से लिख लेते हैं, और ये 2 + √2। तो सबसे पहले देखो ध्यान से समझना कि हम सबसे पहले 3 को पकड़ेंगे, 3 के, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें संख्या का गुणा बाद में, पहले चिन्हों का गुणा। सबसे पहले किसका गुणा? चिन्हों का गुणा कराएंगे। और एक रूल, सबसे पहले इस 3 को पकड़ेंगे, 2 के घर ले जाएंगे, फिर 3 को √2 के घर ले जाएंगे, फिर ये वाला इसके घर जाएगा और ये वाला इसके घर जाएगा, बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसको उठाते हैं, इसके आगे क्या है, प्लस, इसके आगे भी क्या है, प्लस, प्लस प्लस। गलत बात, हमने सिखाया है कि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस ही आता है, ठीक है। और जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो भी प्लस ही आता है। जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, और जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो माइनस आता है। कुल मिला के यहाँ से एक ट्रिक सीख लीजिए आप कि एक जैसे चिन्हों का गुणा प्लस होता है, अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस होता है।
देखो ये एक जैसे हैं प्लस आया, एक जैसे हैं प्लस आया, अलग अलग हैं माइनस आया, अलग अलग हैं माइनस आया। ठीक, एक जैसे चिन्हों का गुणा प्लस होता है, अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले चिन्हों का गुणा। अगर आपने इसका गुणा कराते हुए, मल्टीपल कराते हुए अगर साइन का गुणा बाद में कराया और संख्या का पहले करा लिया तो आपका क्वेश्चन गलत। सबसे पहले चिन्ह का गुणा, उसके बाद संख्या का गुणा। ये आप रट लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए, पूरी लाइफ काम आएगा। सबसे पहले चिन्ह का गुणा कराते हैं। प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, बीच में गुणे का निशान होता है, और जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो उत्तर प्लस ही आता है। तो यानी कि आगे प्लस लिखा नहीं जाएगा। तो 3 का 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो ये वाला प्लस, ये वाला भी प्लस, तो बीच में क्या आएगा? प्लस। 3 का गुणा अंदर होगा 2 से? नहीं होगा, क्योंकि इसके पास रूट नहीं है, उसके पास रूट है। इसके पास नहीं है, उसके पास है। ये एक परिमेय संख्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है, गुणा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 बाहर कर देंगे, √2 अंदर कर देंगे। समझ में आई बात? अगले पे चलते हैं, क्योंकि ये तो इन दोनों के घर पहुंच चुका है। अब इसको ले जाते हैं, तो जब इसको ले जाएंगे तो पहले चिन्ह प्लस प्लस क्या आएगा? प्लस। 2 बाहर हो जाएगा, √3 अंदर हो जाएगा। क्लियर? अब इसकी बारी इसके साथ, प्लस प्लस 3 दूनी, इस बार गुणा कर दिया क्योंकि दोनों ही किस में है? रूट में है। इतनी चीज़ समझ में आई? अब इसमें अगर कुछ एक जैसा दिखे तो जोड़ दो, और नहीं दिखता है तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, इसके बाद में हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन 3 + √3 और गुणे दूसरे ब्रैकेट में है 3 - √3। लगाओ चाहे ना लगाओ, 2 ब्रैकेट के बीच में हमेशा गुणे का निशान होता है, मल्टीपल का निशान होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका गुणा इससे, या देखो एक चीज़ है, ये वाला अगर आप गुणन विधि से करोगे तो कठिन बैठेगा, लंबा हो जाएगा। इसको आप क्या करो कि सूत्र विधि से हल करो। ठीक है, सूत्र विधि से कैसे हल करेंगे? देखो सूत्र सबसे पहले देखेंगे होता क्या है। तो एक फार्मूला होता है a + b a - b बराबर a² - b²। इसके जैसा दिख जाए तो ये वाला कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये दोनों की शक्ल एक जैसी है, जैसे यहाँ पर इन दोनों की शक्ल एक जैसी थी, इन दोनों की शक्ल एक जैसी है। जैसे यहाँ पर इन दोनों की शक्ल एक जैसी थी, वैसे यहाँ पर भी इन दोनों की शक्ल एक जैसी होती है। समझे? तो कुल मिला के ये वाला इस वाले फार्मूले को फॉलो करेगा तभी फार्मूला पुट करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें पुट कर दिया, ऐसे लिखा हो और फिर लिखा हो ऐसे, और तुम कह दो इसमें सूत्र लग जाएगा। इसमें सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मान क्या हैं? अलग अलग है ना, अलग अलग हैं, इसलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो ये बन गया a + b, ये बन गया a - b। अब हमको करना है इस फॉर्म में, a² - b² के फॉर्म में। a² का मतलब हुआ किसका स्क्वायर? बताओ, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 की जगह पे, a की जगह पे 3 तो है, और b की जगह पे कौन है? √3 है। तो माइनस लगाएंगे और b का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर करेंगे? √3 का स्क्वायर। इससे ये कट गया। ठीक है, 3 का वर्ग क्या होता है? 9, यहाँ से 3 बचा, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, गुणन विधि से, मल्टीपल मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड जो आपका है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। थर्ड है आपका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसमें आपका जो सूत्र लगेगा, ये सब फार्मूले अपने बचपन में पढ़े हैं 6, 7, 8 में। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कहीं कहीं ये ऐसे भी मिलता है, एक ही चीज़ है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो, तो यहाँ से देखो इस फॉर्म में ये है, इस फॉर्म में बनाना है तो a स्क्वायर करेंगे, a का मान √5 प्लस लगाएंगे b स्क्वायर, b का मान √2 प्लस 2 लिख देंगे। a का मान क्या है? √5 इंटू b का मान कितना है? √2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 5 प्लस 2 प्लस यहाँ पे देखो 2 ऐसे ही रहेगा, 5 दूनी 10। यहाँ से देखो क्या होगा, 5 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस √10 √10, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें 7 और 2 को जोड़ मत देना कि 7 2 9 कर दिया, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये 2 √10 है। ये कितने √10 लिखे हैं? वो √10 का मान है, वो इसमें गिनती में ऐड नहीं होगा। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों को अगर ज़्यादा दिक्कत आए तो YouTube खोल करके देख लेना एक बार, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे पूरा समझ में आ रहा है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है √5 माइनस √2 और इसके बाद है √5 प्लस √2। बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन के जैसा है, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4, √5 माइनस √2 और फिर है √5 प्लस √2। ठीक है, इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, इस चीज़ को आगे कर लो, इस चीज़ को पीछे कर दो। ध्यान से देखो, वही बन गया। इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, बीच में क्या लगा है? प्लस। इसको मानेंगे a, ये तो है ही है a, वहाँ मान चुके हैं ना √5 को a, √2 को क्या माना है हमने? b माना है। तो देखो ध्यान से सूत्र बन गया भाई, a प्लस b, a माइनस b किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह पे हमने क्या लिया है? √5, तो √5 का होल स्क्वायर, माइनस लगा b स्क्वायर, b की जगह पे क्या लिया? √2, तो √2 का होल ऑफ स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा? 5 माइनस 2, आंसर क्या आएगा? 3। दिस। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जो है पाई का वैल्यू होता क्या है, आप इसको अच्छे समझ सकते हो। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि भाई यहाँ पर उसको लग रहा है जैसे दिया है पाई बराबर c/d। देखो पाई की जो खोज थी वो आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट कहाँ के गणितज्ञ थे? ये भारत के गणितज्ञ थे। और मैंने कई बार बताया है कि ये जो है लगभग विक्रमादित्य के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? विक्रमादित्य। विक्रम बेताल की कहानी फेमस है, ठीक है। तो विक्रमादित्य के समकालीन हुआ करते थे, यानी कि वराह मिहिर, ठीक है, वराह मिहिर ये भी खगोल शास्त्री थे। वराह मिहिर, आर्यभट्ट, ठीक है, और कालिदास,
ये लगभग एक ही समकालीन राजा थे के समय पे थे। बाकी राजा एक थे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, ये गुप्त काल के राजा थे। लगभग इनका काल मेरे ख्याल से कोई मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, बाकी शायद 300 ईस्वी 300 के आसपास रहेंगे, ठीक है, तीसरी ईस्वी के आसपास, तीसरी या चौथी ईस्वी के आसपास थे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि चौथी या पाँचवीं, 3 ईस्वी और 5 ईस्वी के बीच में, ठीक है। ईस्वी हो या ईसा पूर्व था, ईस्वी था शायद, उसी समय पे गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी और राजा विक्रमादित्य से शायद उन्हीं के दरबार में ये मतलब कि उन्हीं के समकालीन थे आर्यभट्ट। तो इन्होंने जो है पाई की खोज की थी और इन्होंने पाई के बारे में बताया था कि जो पाई होता है, जैसे ये तुम्हारा है वृत्त है तुम्हारा, ठीक है। देखो गणित का ज्ञान है, इतिहास का उतना अच्छा ज्ञान नहीं है, तो ये मान के चलो इतना कन्फर्म है कि ये विक्रमादित्य के समकालीन थे। टाइम पीरियड नहीं याद है कन्फर्म पक्का। देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो थे इन्होंने बताया कि जैसे ये होता है एक सर्कल, ये जो होती है जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से गोल गोल घूम के आए फिर यहीं पे आ गए, तो ये जो होता है रास्ता गोल गोल, इस रास्ते को कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। समझ गए? परिधि। तो इन्होंने, और परिधि को अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। इसीलिए इसको सी से प्रदर्शित भी किया जाता है। सरकमफ्रेंस है तो सी से लिखेंगे। तो जो आर्यभट्ट थे उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने सरकमफ्रेंस तब वो नहीं जानते होंगे क्योंकि तब यहाँ अंग्रेजी थी ही नहीं, तो संस्कृत चलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो गोले की परिधि होती है और जो गोले का व्यास होता है, इसको व्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्यास। ये जो पूरी भुजा है यहाँ से इसको व्यास कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। इसकी आधी दूरी जो होती है उसको कहते हैं त्रिज्या और इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। इसलिए इसको रेडियस को आर से प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि हमें यहाँ रेडियस से कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें रेडियस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब यहाँ डायामीटर से और सरकमफ्रेंस से। तो आर्यभट्ट ने कहा कि ये जो सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है, इसका और डायामीटर का जो रेशियो होता है, सरकमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो, वो आपका बराबर होता है किसके? 22/7 की, ठीक है। किसके बराबर होता है? 22/7 की। तो इनसे पूछा गया कि ये वाला भाई अच्छा नहीं लगता, इसका कुछ नया नाम दे दो। तो फिर आर्यभट्ट ने कहा एक काम करो, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर लिया करो, ठीक है। बोले इसका नाम क्या होना चाहिए? तो उन्होंने इसका नाम रख दिया क्या? पाई, ठीक है। तब से पाई प्रचलित है और पाई का मान कितना माना जाता है? 22/7 माना जाता है। अब अगर बेटा 22/7 को सॉल्व करें तो 3.14 फिर आगे डॉट 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 चलता रहता है। तो कुल मिला के ये कौन सा हो गया? ये हो गया अनवसानी। क्या हो गया? अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती का मतलब लगातार चलने वाला, यानी कि अशांत। और अशांत प्रसार किसका होता है? अपरिमेय संख्याओं का होता है। परिमेय संख्याएं तो शांत प्रसार की होती हैं, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो किस प्रसार की होती हैं? अशांत प्रसार की होती हैं। अनवसानी अनावर्ती। तो इसलिए हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से कि जो पाई है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई विरोध नहीं प्रकट होता, ठीक है। पाई बोलो या फिर पाई को ही क्या बोल सकते हो? C/D। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार से है आप समझ चुके होंगे। समझ में आया कि नहीं आया है? इसको नोट कर सकते हो, ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है। घर पे कर लोगे इसको, कोई बहुत बड़ी तोप तो है नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। √9.3 ये है आपका टारगेट। इसे आपको नंबर लाइन पर दिखाना है। दिव्यांश ध्यान दो, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम? पटरी उठाएंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले पटरी उठाएंगे
और पटरी की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, 9.3 मीटर की। उसको नाम दे देंगे ए बी। क्या नाम दे देंगे? ए बी। ये थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, इसको छोटी कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेनी है। समझ गए? उसके बाद में क्या करना है कि पटरी की सहायता से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के एक बिंदु मान लेना है C, और C को B से मिला देना है। अगला काम क्या है? अब C B से मिल गया, ठीक है, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रहेगी। अब आपको क्या करना है कि प्रकार लेना है, और पेंसिल सेट करने के बाद यहाँ पर नोक रखनी है, और इसकी AC की आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ एक चाप लगा देना है। फिर नीचे की ओर वही प्रक्रिया, चाप लगाना। फिर उठा करके रखना है C पे प्रकार की नोक को, और C को सेंटर मान करके इधर इस चाप को काट देना है, फिर उधर से इस चाप को काट देना है। दोनों चापों को मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है, जो कि AC के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जानी चाहिए। कहाँ से होकर जानी चाहिए? AC के बीचों बीच से होकर जानी चाहिए। अब क्या करते हैं, देखो, अब ये जो हमारा है इसको मान लेते हैं O। क्या मान लेते हैं? O। और O पर प्रकार की नोक रखेंगे। ध्यान रखना, अभी O पर प्रकार की नोक रखेंगे और OC की त्रिज्या लेंगे। O और C, त्रिज्या मतलब दूरी प्रकार में, लेकर के यहाँ से एक अर्धवृत्त बनाएंगे, और ये जो अर्धवृत्त होगा ये इधर भी यहाँ से जाएगा, याद रखना। वहाँ से शुरू होगा, यहाँ स्पर्श करेगा, यहाँ इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इधर उधर की दोनों की दूरी क्या है? बराबर ही तो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका अर्धवृत्त तैयार हो जाएगा। उसके बाद में B पे आना है। कहाँ पे? B पे। और B पर चांदे की सहायता से नाप लेना है 90 डिग्री। कितना नाप लेना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री की डिस्टेंस, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक सीधी लाइन खींचना है पटरी की सहायता से, और बड़ा खींच देंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री की लाइन खींच देंगे। ये याद रखना कि 90 डिग्री होना चाहिए। ये वाली लाइन जहाँ पर इसको काटेगी, ठीक है, वही होगा आपका क्या? 0.903। समझ में आया? ये है संख्या रेखा। इसी पे मतलब संख्या रेखा पर हमने किसको प्रदर्शित कर दिया? √9.3 को प्रदर्शित कर दिया। आई बात समझ में? अब इसकी रचना लिखनी है, तो इसकी रचना कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप क्या किए थे बताओ? रचना, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले रचना में, रचना खुद चलो लिखा देते हैं। देखो रचना में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम पटरी की सहायता से AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा या खींची। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे B से सेकेंड पॉइंट यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ से शुरू साफ सुथरा लिखते। देखो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे B से, फिर आपने क्या किया था? B से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु C माना था, तो लिखोगे इसको B से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, डायरेक्ट लिख देता हूं, पर C बिंदु माना।
फिर लिखेंगे AC का अर्धक किया। ये जो आप किए हो, चाप लगाए हो, इसको कहते हैं अर्धक करना। तो लिखेंगे AC का, AC यही तो है, इसका अर्धक किया। ये जो होता है अर्धक करना, अर्धक मतलब आधा। AC का अर्धक किया। फिर क्या किया है, OC की त्रिज्या लेकर, OC की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। फिर 5वें में क्या लिखोगे, आपने AC की त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बना लिया, ठीक है। अब हम B बिंदु से क्या करेंगे, 90 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे। लिखेंगे B से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा या खींची, ठीक है। रेखा, इसको ले लेते हैं E, ठीक है, E बिंदु इसको बोल देंगे। तो लिखेंगे रेखा BE रूट 9.3 के मान को दर्शाती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। हर का परिमेयकरण करना है। हर क्या होता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हर पता ही नहीं क्या होता। ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है उसी को कहते हैं हर। आई बात समझ में। तो वो बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उनका रेशनलाइजेशन करो। क्या करो, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण, ठीक है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से रेशनलाइजेशन किया जाता है, किस प्रकार से परिमेयकरण किया जाता है। तो पहला प्रश्न जो आपका दे रखा है, पहला प्रश्न आपका दे रखा है 1/√7। देखो इसके एग्जाम्पल भी आप लोग करिएगा घर पे जाके। 1/√7 है, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसमें जो नंबर होती है बिल्कुल उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे देखो मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर √7 से, नीचे भी √7 से। ये एक ट्रिक होती है। इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इतना ही आएगा, इसका इससे कराएंगे तो 7 जा 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है। तो देखो नीचे से रूट एंड हो गया, यस सर, नीचे से रूट खत्म हो गया, बस ऊपर से कोई मतलब नहीं। अगर नीचे से रूट खत्म हो गया तो इसका परिमेयकरण हो गया। ठीक, इसका परिमेयकरण हो गया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है 1/√7 माइनस √6। देखो 1/√7 माइनस √6, इसमें क्या करना है कि पहले अभी तक एक ही संख्या थी तो हमने ऊपर नीचे उसी से गुणा करा के कर लिया। यहाँ पर क्या है कि संख्या 2 है, बीच में निशान भी लगा है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि 2 संख्याएं हो, बीच में कोई निशान हो प्लस या माइनस का, तो हम क्या करते हैं कि हर के विपरीत चिन्ह से गुणा कराते हैं। संख्या वही रखेंगे, चिन्ह बदल देंगे। मतलब 1/√7 माइनस 1/√6 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, √7 प्लस √6 और बटे में √7 प्लस √6।
एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो ऊपर तो हमारा यही आ जाएगा √7 प्लस √6। नीचे देखो गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा, इसको मान ले a माइनस बी a प्लस बी बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला बन गया ना, फार्मूला बन गया a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a लिखा माइनस बी स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, हमें टारगेट हमारा क्या है, टारगेट है नीचे से रूट समाप्त करना। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 7 का आपका क्या आएगा, 7 ही आ जाएगा, -6 आ जाएगा। माइनस करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1, और अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि इसका रेशनलाइजेशन हो गया, परिमेयकरण हो गया। ऊपर का नहीं हुआ, अंश का नहीं हुआ है, किसका हुआ है, हर का, क्योंकि हर में क्या बचा, एक बचा, और एक क्या है, एक पूर्णांक है। एक क्या है, पूर्णांक है, या यूँ कहें कि एक जो है वो परिमेय संख्या है। क्या है ये, और बोला गया था कि हर का परिमेयकरण करो। क्या बोला गया था, हर का परिमेयकरण करो। कुछ लोग सोच रहे होंगे अंश में तो अभी भी रूट है, अंश का नहीं बोला है उसने, सिर्फ क्या कहा है, हर का परिमेयकरण करो, अंश का परिमेयकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। तो कंफ्यूज मत होना कि ऊपर तो अभी परिमेयकरण नहीं हुआ है, नीचे ही तो हुआ केवल। तो क्या है कि ऊपर का बोला ही तो नहीं है, उसने बोला है कि हर का परिमेयकरण करो, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमने ऊपर वाले का नहीं किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसी का है जो, देखो इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 1/√5 प्लस √2। तीसरा है 1/√5 प्लस √2। इसको कैसे करेंगे, तो बिल्कुल जल्दी से मैं करता हूँ। देखो वही सिस्टम, उल्टा कर देंगे, √5 प्लस √2 है, माइनस कर देंगे, समझ गए। इसका ऊपर वाले से गुणा कराएंगे, √5 माइनस √2 हो जाएगा। नीचे सूत्र बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका कराएंगे √5 का होल ऑफ स्क्वायर, √2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ठीक है। √5 माइनस √2 अपान में 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3। इसका परिमेयकरण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 1/√7 माइनस 2। ध्यान से देखो, 1/√7 माइनस 2 है। इसमें भी क्या करेंगे, हर के विपरीत चिन्ह से गुणा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा √7, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, नई लाइन से देखो कैसे, 1/√7 माइनस 2 गुणा कराएंगे इसके विपरीत चिन्ह से, √7 प्लस 2, ठीक है, और हो जाएगा √7 माइनस 2, नहीं प्लस ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस था, वहाँ क्या कर दिया, प्लस कर दिया, संख्या वही रखेंगे। ऊपर वाले का गुणा होगा इससे, तो क्या आ जाएगा, √7 प्लस 2 अपान में क्या होगा, देखो यहाँ पर √7 है, अपान में क्या हो जाएगा, ये फिर फार्मूला बन गया, a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या लिखेंगे, √7 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट होगा। √7 प्लस 2 अपान में क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 दूनी 4। तो घटाओगे क्या बचेगा, घटा देंगे तो आपका बचेगा 3, यानी कि √7 प्लस 2 अपान 3। ये भी इसका क्या हो गया, परिमेयकरण हो गया। समझ में आया। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.5। आज आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं कल नई एक्सरसाइज 1.6 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।